डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़ना आज। क्या जानते हैं इनके बारे में? आदिवासी संविधान के अध्यक्ष थे। और ऐसा इंटरव्यू तुमने दे दिया, छोटी जाति वर्ड यूज कर लिया ना, तो जेल पहुंचा देंगे तुमको। हरिजन और दलित वर्ड भी नहीं बोल सकते आप, ये भी नहीं बोल सकते आप। शेड्यूल कास्ट बोलिए, मतलब कानून की बात बता रहा हूँ, उनके लिए काम किया, सही बात है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए स्ट्रगल किया, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए। उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म और जो भी वर्ण व्यवस्था के नाम पर किया गया, उसके खिलाफ, क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही कम्युनिटी से आते थे, महार कास्ट से आते थे, जो कि अनटचेबल मानी जाती थी। खुद भी इनका जन्म कब हुआ? 1891 में। और कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में, जिसका नाम अब अंबेडकर नगर रखा जा चुका है ऑलरेडी। महार कास्ट से थे तो इन्होंने शुरू से डिस्क्रिमिनेशन देखा। अपने भाई बहनों में ये 14वें नंबर पे थे और अपने माँ बाप की ओनली संतान, इकलौती संतान थे जो एजुकेशन में आगे बढ़ पाए। बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए दलितों के अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड लेकर के, जिसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930s में। महार कास्ट को वहाँ के लोकल जो तालाब, पौंड होते हैं, वहाँ से पानी भरने की परमिशन नहीं थी, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया। उसके अलावा फिर ये यूएस कोलंबिया गए, यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। गायकवाड़ राजा जो थे गुजरात के, उन्होंने स्कॉलरशिप दी इनको और यूएसए भेजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, इस शर्त के साथ कि वापस आकर के तुम हमारे यहाँ जॉब करोगे। जब ये वापस आए इनके पास अपनी शर्त के मुताबिक, तो इनको रहने के लिए किसी ने घर नहीं दिया। रहने के लिए किसी ने घर नहीं दिया क्योंकि ये दलित कम्युनिटी से थे। तो क्या करते फिर वो? यूएसए से लौट आए थे, पर दलित कम्युनिटी की वजह से इनको रहने नहीं मिल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद चले गए ये लंदन, वहाँ से लॉ पढ़ के आए और लॉ के मामले में इनको बड़े बड़ों ने दिग्गज माना है। इनकी जो लॉ की समझ थी, इसी वजह से इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। इनका कानून बनाने में क्या संविधान बनाने में इनका क्या अभिनेत्री। अभी तक तुम्हें कुछ सुनाई दिया कि कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी? कुछ ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन किया हमने बस बी आर अम्बेडकर, जो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि मऊ में पैदा हुए, अम्बेडकर नगर नाम है अब मऊ का, और महार कास्ट के थे, दलित कम्युनिटी से थे। ऑलरेडी उन्होंने खुद के साथ भी स्कूल लाइफ में भी उनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, इनके साथ इंसिडेंट हुए कि इनको एहसास था इस बात का कि हमको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से, इस बात से क्षुब्ध होकर के उन्होंने बहुत कम एज से ही इस चीज़ के लिए डिटरमेंट हो गए। फैमिली लंबी थी, खुद 14वीं संतान थे अपने माँ बाप की, तो और इकलौती संतान जो एजुकेशन में बढ़ पाए। कहाँ पढ़ने गए? तो यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद लंदन गए लॉ पढ़ने। यूएस की कोलंबिया यूनिवर्सिटी इनको गायकवाड़ राजा ने भेजा, पर वापस आया इनके यहाँ काम करने गायकवाड़ राजा के यहाँ, तो रहने की जगह नहीं दी गई, किसी कोई अपना घर देने के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा वहाँ ये जॉब नहीं कर पाए। उसके बाद लॉ पढ़ने चले गए। फिर वहाँ से जब वापस आए तो ये कई मूवमेंट और कई इन्होंने सभाएं और कई न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ लेटर्स साप्ताहिकी इन्होंने स्टार्ट किए। वो आपके हिस्ट्री का पार्ट है। जगह जगह पर जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे। इनको भारत रत्न दिया गया। इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक युग का मनु, आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, और बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी पैदाइश के 100 साल पूरे होने पर 1891 में अंबेडकर नगर में भीम जन्मभूमि एक स्मारक बनाया गया जिसका नाम रखा गया भीम जन्मभूमि, जिसको उस वक्त जो सीएम थे सुंदरलाल पटवा उन्होंने इनॉग्रेट किया था। वो सब याद रखने की जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना भीम जन्मभूमि उनके ऑनर में एक स्मारक बनाया गया है। 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नासिक में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी कि सब कुछ संविधान बन जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद, दलित अपलिफ्टमेंट में जितनी ये प्रोग्रेस देखना चाहते थे, देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी कई साल बीत गए, तो डिसअपॉइंटेड थे एक तरीके से ये कि अब इसके बाद भी नहीं हो पा रहा, तो अब हिंदू धर्म से नाता तोड़ लेना चाहिए, किस्म का ये मैसेज था उनका। तो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। तो आज भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग खुद को बौद्ध बोलने लगे हैं, दलित कम्युनिटी के, और एक तरीके से उनमें एक विरोधाभास आ गया है हिंदुइज्म को लेकर। जबकि खुद B.R. अम्बेडकर ने भी कहा कि हिंदुइज्म में, वेदों में ऐसे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, ये वक्त के साथ कुरीतियाँ इसमें शामिल हो गई, इसमें लोगों की गलती है, ना कि धर्म की गलती है। ये B.R. अम्बेडकर ने इसको बाकायदा स्टडी करके वेदों की, उपनिषदों की और जो भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं उनका हवाला दे करके इस बात को कहा। पर वो कुरीतियाँ हज़ारों साल से चली आ रही हैं, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाने वाली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट भी किया था। B.R. अम्बेडकर की जिंदगी भर की मशक्कत, जितने उन्होंने आंदोलन चलाए, जो भी किए, उसका फ्रूट था, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें कम्युनल रिवॉर्ड, गोलमेज सम्मेलन के बाद जो इनको मिल गया था कम्युनल रिवॉर्ड, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, उसके क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। क्या हुआ, ये गोलमेज सम्मेलन में जाते थे दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने, वहां पर इनको ये दे दिया गया कि 78 सीट्स दे दी गई कि इन सीट्स पर सेपरेट कम्युनल अवार्ड दे दिए गए, जिसको बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, यानी कि उन 78 सीट्स पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो सिर्फ दलित होगा, उसको वोट भी सिर्फ दलित देंगे। उस एरिया में जो जनरल कम्युनिटी होगी वो अपने आजू बाजू वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के, निर्वाचन क्षेत्र में जाकर के वोट देंगे। दलित को दलित ही चुनेगा, एक बात। दूसरा, इस दलित के पास एक दूसरा वोट भी होगा, जो सामान्य कैंडिडेट खड़े होंगे उनको वोट देने के लिए। तो दलित के चुनाव में समान कैंडिडेट की कोई मत नहीं माना जाएगा, पर इनके पास मत होगा उसको देने के लिए। ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया B.R. अम्बेडकर के। जिंदगी भर के जो उनकी मशक्कत थी, उन्होंने कोशिशें की, आंदोलन किए, तो अंग्रेजों ने उनको ये चीज़ दी। साथ ही साथ मुसलमानों को, सिखों को भी ये चीज़ मिला गया था, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इसको बोलते हैं, कम्युनल रिवॉर्ड इसको बोलते हैं। एग्जैक्ट क्या है उसका हिंदी में तुम लोगों को नहीं याद? नहीं, सांप्रदायिक पंचायत नहीं, कुछ और बोलते हैं, सांप्रदायिक, बहरहाल क्या है वो समझ में आ गया, वो टर्म तो मिल जाएगी, अभी आ जाएगी जबान में धीरे से। उसके बाद पर गांधी जी यहाँ पर अड़ गए और हिंदू कम्युनिटी को इन्होंने गांधी जी ने बहुत बड़े एक विभाजन से बचा लिया। जहाँ पर अंबेडकर अपनी जगह फिक्स थे, उनको ये लगता था कि हिंदू धर्म के अस्मिता से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हिंदू धर्म को मानने वाले की डिग्निटी बचाई जाए, ये उनकी सोच थी। और गांधी जी का कहना था कि दलित कम्युनिटी भी जो है, पिछड़ा वर्ग में दलित कम्युनिटी जो है, वो भी हिंदू, हमारे भाई हैं, हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू कर दिया गया तो वो अपने आप को अलग समझने लगेंगे, और हिंदू मुसलमान तो की मोहब्बत तो मची हुई है, चरम पर रही है हमेशा से, कभी किसी कोई कमी नहीं आई। एक और इंडिया के अंदर एक फैक्शन बन जाएगा। तो गांधी जी पहले तो उन्होंने कोशिश की उस वक्त कांटेक्ट करने की गवर्नर जनरल से, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री तो नहीं थे, प्रधानमंत्री थे 1935-7, बहरहाल उन्होंने प्रशासनिक लेवल पर कोशिश की, पर जब उनकी बात नहीं मानी गई तो यरोड़ा जेल में थे। वहाँ पर ये अनशन, आमरण अनशन पे बैठ गए। अब एक तरफ अकेले अम्बेडकर
और अनऑर्गेनाइज दलित कम्युनिटी जो इनका बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और दूसरी तरफ पूरा हिंदू सवर्ण समाज की गांधी जी को कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। 4-5 दिन बीत गए, प्रेशर माउंट होता गया, लगातार लगातार इनकी मीटिंग्स हुई अंबेडकर की गांधी जी से, और आखिरी में उस 24 सितंबर को शायद 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें कि ये मान लिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होगा दलितों के लिए। गांधी जी इस बात को मानने को राजी हो गए कि 78 की जगह 142 सीट्स दे दी जाएंगी दलितों को लड़ने के लिए, जिसमें उन्हीं के वही कैंडिडेट खड़े होंगे पर सब वोट करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होगा। गांधी जी के इस कदम को अंबेडकर ने पूरी तरह दलित विरोधी माना, पर इसके बाद गांधी जी की का एक्शन देखो कि अगले 8 साल सक्रिय राजनीति में गांधी जी को ज्यादा दिखाई नहीं दिए। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सभाएं खोली, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, न्यूज़पेपर निकाला, उनके साथ जितने जुड़े लोग थे सब लाइन से लग गए। उनके घर का टॉयलेट कोई और साफ नहीं करता था, उनकी वाइफ या उनको करना था, और जो उनको मानने वाले थे उनको भी उन्होंने वही शिक्षा दी। तो अपनी जगह दोनों का एक ओपिनियन था जो कि अपनी अपनी जगह ठीक था। अब उसको हमारा नजरिया क्या हो सकता है वो अलग अलग बात है। तो ऐसा हुआ, तो ये पूना पैक्ट था, ये उनका पॉलिटिकल करियर एक किस्म से हो गया। इसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। कानून बनाने में उनकी राय का बहुत वजन होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ड्राफ्टिंग की, संविधान की। उसके बाद आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बन गए, विधि मंत्री बन गए। आखिरी में फिर 1956 में उनकी डेथ हो गई। उसके पहले 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। ये इनका इंट्रोडक्शन और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और करियर, इससे आप जो चीज़ निकाल सकते हो जैसा क्वेश्चन बने बीच में कुछ इनपुट करने के लिए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने की है कि नेहरू, पटेल और अंबेडकर इतने मेन स्ट्रीम लीडर थे कि एज पॉलिटिकल थिंकर, जैसे हमको, तुम लाइन में आओ यार, मेरे आई लाइन पे आओ, बीच में आओ, या फिर कहीं ऐसे बैठो, देखो उलझन होती है मुझे। नेहरू, बाकी पॉलिटिकल थिंकर हमने जैसे देखे कि महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी नारायण, ये थिंकिंग के मामले में विचार इनके दिग्गज थे। इनकी खुद की एक आइडियोलॉजी थी जो इन्होंने डेवलप की। हालांकि पूरी तरह फिर वो कुछ लेकर के आए, और पूरी तरह ये सब इन्होंने भी गांधी जी को कभी वो नहीं किया, मतलब वैचारिक मतभेद थे और रिस्पेक्ट उनकी हमेशा थी गांधी जी को लेकर के। उस टाइम पर सबसे बड़े लीडर्स यही थे। गांधी जी तो सबके गुरु, उस वक्त नेहरू सबसे बड़े, और पटेल, फिर सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर। इन 4 से बड़ा कोई नहीं था। और ये चारों, सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर, विरोधी माने गए महात्मा गांधी की पॉलिसीज के। और जिस वक्त आज़ाद हिंद फौज के लिए रेडियो बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, तो उनको बापू का कहा और उनसे आशीर्वाद मांगा, जबकि उनकी मिलिट्री थी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था गांधी जी का। पर वो जानते थे कि गांधी देश के लिए क्या है और वो उसकी आइडियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने उस रेडियो से उनसे आशीर्वाद मांगा कि हम ये अभियान अपना शुरू करना है। तो उनके विरोधी भी उनको रिस्पेक्ट करें। तो गांधी जी, लोहिया और जेपी नारायण ये ऐसे लोग हैं जिनकी चौखंबा स्टेट, सप्त क्रांति लोहिया की, फिर जेपी नारायण की पार्टी लेस डेमोक्रेसी, महात्मा गांधी का सर्वोदय, सत्याग्रह, अलग अलग इनके थॉट्स हैं जो हमके। पर नेहरू का आपने जैसे कल देखा कि जो सुनी बातें हैं उन्हीं में उनका कुछ, की सोशलिज्म में थोड़ा सा चेंज और कम्युनलिज्म में थोड़ा सा चेंज, ऐसा करके है। इस तरीके से अंबेडकर की जो बातें हमने सुनी हुई है कि उन्होंने समानता के लिए क्या बात की, इनके 3 इंपॉर्टेंट थॉट है। पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इन्होंने सामाजिक जो इनका थॉट है, सोशल थॉट, कि समाज के लिए उन्होंने किया, दलितों के लिए तो वर्ण व्यवस्था के लिए क्या बोला। उसके बाद दूसरा, सामाजिक व्यवस्था में ही स्त्रियों के लिए इन्होंने, महिलाओं के लिए क्या बोला, क्या होना चाहिए, दूसरा। और एक तीसरा थॉट उनके बारे में हम देखेंगे कि एजुकेशन को लेकर के वो क्या बोलते थे, एजुकेशन और श्रमिकों के लिए, क्योंकि उन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी। हितकारणी बहिष्कृत समाज एक बनाया था, लेबर पार्टी बनाई थी। बाद में इसी लेबर पार्टी का नाम शेड्यूल कास्ट पार्टी ऑफ इंडिया रख दिया। चुनाव लड़ा था बाकायदा। पहले इलेक्शन में 15 सीट्स मिली भी थी इनको, तो उसके बाद ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। ठीक है।
इतना समझ में आ गया। इनकी बुक्स देख लो, अंबेडकर की बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जो इन्होंने 1923 में ही लिख दी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय। प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये उस वक्त की बात थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और पूरी दुनिया ने अपनी पूरी ताकत और पैसा लड़ने में लगा दिया था और कंगाल होकर के बैठ गए थे। 1919 में खत्म हुआ और उसके बावजूद फिर 10 साल बाद समझ में आया कि भिखमंगे हो गए हैं सब। 1923 में इनकी ये बुक आई जिसमें उन्होंने इंडियन करेंसी के डिक्लाइन और उसके ऊपर उठाने के लिए और इकोनॉमी से जुड़ी बातों के लिए कुछ सजेशन दिए, और इन सजेशन के बेस पर एक बहुत बड़ी चीज हुई जो कि आरबीआई का बनना। इसको एक एविडेंस के तौर पर रखा गया इस बुक को, इसके बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप देखते हैं वो बना। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु वर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। इसके हिंदी नाम आप लोग देख लेना। एक बुक थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। इसकी वजह से आपका वित्त आयोग बना था। एक बुक इन्होंने लिखी थॉट्स ऑन पाकिस्तान। राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन। 3 मार्कर में ज्यादातर आपको बुक्स ही पूछी जाती हैं। फिर वो सब तो लिख लिया ना, भारत रत्न दिया गया। अब जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उसमें एक ही क्वेश्चन रिपीटेड है 2 बार। 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन 6 मार्क्स में पूछा गया है। यही रिपीट हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा है संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका, तो इसको हमने संविधान सभा जब पढ़ी थी इसको कवर कर लिया, ऑलरेडी आपको पता भी है क्या इंपॉर्टेंस थी बी आर अम्बेडकर की। तो सामाजिक उनका जो चिंतन था, समाज के बारे में क्या सोचते थे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है भी, क्या सोचते थे। तो इसी को हम सबसे पहले कर लेते हैं कि उनके सोशल थॉट। अगर कुछ ना याद हो तो संविधान में जो भी दिया है वो लिख दो, बी आर अम्बेडकर की मर्जी के बिना। ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ उनकी मान ली गई, बाकी लोग बेवकूफ़ तो नहीं बैठे थे, पर जो उसमें संविधान में है वो ऐसा माना जाता है कि उनकी इच्छा उसमें शामिल थी। तो सबसे पहले तो समाज के बारे में वर्ण व्यवस्था के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन करने के बाद उनको ये पता चला, मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि उनको पता चला करके, हमें लिखना है कि उन्होंने भारतीय वेदों और उपनिषदों का पूरी तरह स्टडी किया और इस बेसिस पर यह कहा कि जो वर्ण व्यवस्था लाद दी गई है बर्थ के बेसिस पर, इसका वेदों में कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है। वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह उन्होंने अनसाइंटिफिक
अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण और गरिमा विहीन बताया और उसकी कटु आलोचना की। और उन्होंने ये कहा कि जितना स्ट्रगल, जितना संघर्ष भारत में दो वर्गों के बीच में है, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं है। वर्ण व्यवस्था के चलते इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से समाज में एक हेट्रेट का माहौल है, विद्वेष और घृणा का प्रसार है। उसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने 3 तरह के मूवमेंट चलाए। मंदिर में प्रवेश को लेकर के नासिक में एक मंदिर था, वहां पर एक रथ यात्रा टाइप का एक कुछ निकाला जाता था, तो वहां पर उसमें सिर्फ सवर्ण कम्युनिटी के लोग शामिल होते थे। इन्होंने आंदोलन किया और आज़ादी के को नियर कर रहे थे, मतलब 30s की बात है ये। तो ये बातें जो शुरू हो गई थी कि दलितों को जो दबाया जा रहा है वो गलत है, इक्वालिटी की बात होने लगी थी समाज में, खुल करके कोई भी उठा करके लोअर कास्ट के साथ गलत कर दे, इतना आसान नहीं रह गया था अब। पर जब इन्होंने आंदोलन किया तो वहाँ के जो अपर कास्ट का तबका था उसने उसके विरोध किया। जब नहीं चल पाई तो उन्होंने बोला ठीक है, आप भी रथ में हाथ लगाना। जब वो दिन आया तो उस दिन वो रथ ही गायब कर दिया उन्होंने। पर एक तरीके से इनकी कामयाबी थी ये। तो एक तो इस किस्म के इन्होंने मंदिर में प्रवेश करने हेतु एक मंदिर में प्रवेश आंदोलन इन्होंने यहाँ पर किया, और एक साउथ में हुआ था उसी टाइम पर। ये 1932 और 1925 के बीच की बातें हैं। वाडियार डायनेस्टी जहाँ पर थी साउथ में, केरला में, वहाँ की बात है। और पेरियार ने, जिनका अभी सनातन धर्म को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है, पेरियार का नाम सुना? नहीं, करंट कुछ सनातन धर्म डिस्प्यूट जो चल रहा है उसका बेसिस कुछ नहीं पड़ा। उन्होंने भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, पेरियार मूवमेंट बोलते हैं। पेरियार कुछ नहीं, कांग्रेस में ही थे। 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, ये इल्ज़ाम लगा करके कि तुम तो ब्राह्मणवाद को ही बढ़ावा दे रहे हो। और उसके बाद वो, मतलब तमिलनाडु के समझो, वो सबसे, बिना उनका नाम लिए तमिलनाडु में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते आप। तमिलनाडु में उन्होंने इस विचार को प्रोपेगेट किया कि ये ब्राह्मणवाद हमारे ऊपर लादा गया है, हमारे में कोई ऐसा वर्ग विभाजन नहीं था, वर्ण सिस्टम नहीं था, ये अपने भगवान और अपना ब्राह्मणवाद और अपने वेद इन्होंने हमारे ऊपर लाद दिए हैं, और उसी के बेसिस पे कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है। तो इसमें हमारा क्या रोल है? उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अपनी एक पार्टी बनाई, वही आगे बन के ये हमारी डीएमके वगैरह बन गई है। डीएमके, एआईडीएमके सब एक ही जगह से निकली हुई है, और इनके भगवान कौन है? पेरियार। इन लोगों ने इतने उग्र और गलत मूवमेंट निकाले हैं कि हिंदू गॉड्स के रैलियां निकाल के डिसरिस्पेक्टफुल बोलना भी ठीक नहीं है। जिसको रजनीकांत ने अपनी आंखों से देखा और एक बार बोल दिया था, तो रजनीकांत के पीछे पड़ गए थे कि तुम हमसे माफी मांगो। उल्टा इतना इंटेंस है वहां पर मामला, इसलिए इतना खुल करके ये जो डिस्प्यूट हो रहा है इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा बताने लायक है नहीं। तो पेरियार की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं वहां पर, वहां उनको ये सब बोलने से फायदा है। तो मंदिरों में प्रवेश, उसके बाद फिर ये महार कास्ट से थे, तो पेयजल, सार्वजनिक पेयजल के जो सोर्सेस थे, जैसे तालाब में, वहां पर जाना इनको अलाउड नहीं था, उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी संघर्ष किया। उसके बाद मानवाधिकारों के लिए उन्होंने क्या किया? मानवाधिकारों से रिलेटेड ही था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भी जो बोल रहे हैं, पर एक नई साइड हेडिंग देके आप लिख सकते हो, ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने क्या किया? दलित और दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश ना मिलना, पानी के सार्वजनिक स्थानों में और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से उनको निषेध करना, छुआछूत, जाति पात, इन सब के खिलाफ उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था 1927 में, मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति जिसमें ये वर्ण व्यवस्था का मेंशन है, उसमें रूल दिए हुए हैं कि कौन कैसा क्या क्या करेगा, उसको आग लगाना। उसके बाद महार सत्याग्रह बोलते हैं, जो इसकी अभी हमने बात की थी।
महार सत्याग्रह 1928 में हुआ था, नासिक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि गांधी विरोधी आदमी भी सत्याग्रह को यूज कर रहा है। इसके अलावा मूक नायक, मतलब इन्होंने 5 वो निकाले, न्यूज लेटर्स निकाले, साप्ताहिक या अलग अलग चलने वाले न्यूज लेटर, मतलब पत्रिकाएं या न्यूज लेटर, वो सब निकाले। तो 5 उन्होंने निकाले। एक था मूक नायक, दूसरा बहिष्कृत भारत, तीसरा समता, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, नेक्स्ट है जनता, और लास्ट है प्रबुद्ध भारत। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। ये 5 साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है। इसके अलावा जो कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं थे, इनके पढ़ने के लिए भी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। दलित वर्ग शिक्षा समाज बनाया, बच्चों के पढ़ने के लिए दलित वर्ग शिक्षा समाज बनाया। और उसके बाद 1945 में मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय खोला और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और मिलिंद यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद और मुंबई में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उनके सामाजिक विचार और उनके एफर्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनके महिलाओं से संबंधित विचार। इसको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं को लेकर के उनके क्या विचार थे। तो ये विचार उनके हमको किस बुक से पता चलते हैं? राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन। उससे पता चलता है, क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि स्त्रियों की कंडीशन को लेकर के बहुत चिंतित थे, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा उनको ये लगता था कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं के लिए एजुकेशन की पैरवी की। तीसरा पॉइंट, स्त्री पुरुष समानता के व्यापक समर्थक थे। और इसी वजह से इन्होंने, जब ये विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, तो हिंदू कोड बिल को संसद में प्रस्तुत किया था। किसको प्रस्तुत किया था? हिंदू कोड बिल, जिसमें हिंदू महिलाओं के लिए के रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें थी। जैसे उनको उत्तराधिकार में हिस्सा मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में हिस्सा, उनको विवाह से रिलेटेड बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तलाक से संबंधित, शादी से संबंधित बहुत सारे नए रूल्स थे हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए। पर इसको जब पास नहीं किया गया तो इन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसा कह देना कि सिर्फ दलितों के लिए लड़े, ठीक नहीं है। उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही। समान कार्य के लिए समान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति का अधिकार ना मिलना, ये सब बातें थी हिंदू कोड बिल में। नेक्स्ट साइड हेडिंग एक छोटी वाली डाल सकते हो कि उस टाइम पर उन्होंने यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात कर दी थी, जिसका अब दोबारा बात उठी। समान नागरिक संहिता, यूसीसी, समान नागरिक संहिता का प्रश्न उठाया था उस टाइम पर उसको सपोर्ट किया था। शिक्षा संबंधित उनके विचार, एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे। तो अभी ऑलरेडी हमने देखा कि दलित बच्चों के पढ़ने के लिए क्या बनाया था उन्होंने? दलित वर्ग शिक्षा समाज, फिर मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय, औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय। इससे साबित होता है कि एजुकेशन के लिए सीरियस थे।
उनका ये मानना था कि एजुकेशन से ही अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से समाज को दूर किया जा सकता है। और समाज में एथिकल वैल्यूज और सोशल वेलफेयर की जो फीलिंग है उसका संचार किया जा सकता है। नैतिकता का निर्माण किया जा सकता है, चरित्र निर्माण किया जा सकता है। और उनके इसी प्रयास के चलते डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में कंपलसरी एजुकेशन की बात रखी गई, जिसको कि 21A में शामिल कर लिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और 45 में क्या है, 0 से 6 के लिए। नेक्स्ट तो ये किसके प्रयासों से हुआ? अंबेडकर के प्रयासों से। ये हो गया इनका शिक्षा संबंधी। शिक्षा को जरूरी समझते थे, महिलाओं के लिए शिक्षा को भी जरूरी समझते थे। इसके अलावा फिर श्रमिक वर्ग के लिए उनके कार्य, लेबर कम्युनिटी के लिए, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। जिसका नाम बाद में नाम चेंज करके ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी हालांकि कर दिया गया। ये एक इंडिपेंडेंट मजदूर दल था। बी आर अम्बेडकर के प्रयासों से ही मजदूरों से जो प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था, वो 8 घंटे फिक्स कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने प्रयास करके इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, और अभी जितने भी आप श्रम कानून देखते हैं वो सारे ज्यादातर अभी भी प्रेजेंट में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ही बने। तो अगर आपको साइड हेडिंग देनी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सोशल थॉट, सामाजिक चिंतन के बारे में लिखें, तो क्या क्या देंगे आप? समाज में कौन कौन आता है? सबसे पहले उन्होंने दलितों की बात की थी, तो दलित, वर्ण व्यवस्था और सारे उनके काम, महिला, एजुकेशन, समाज का ही एजुकेशन होता है ना, श्रमिक, फिर पूना पैक की कहानी और वो सब लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर दूसरे जो हम लिख सकते हैं बातें वो लिख लो। ऑब्वियसली वर्ण सिस्टम में कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये सब भी आपको फैक्ट इंक्लूड कर देना है कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। एक साइड हेडिंग अनटचेबिलिटी को लेकर के भी कर सकते हो आप, ठीक है। विमेन के लिए उन्होंने क्या बोला? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी जी ने और कांग्रेस ने दलितों को हरिजन शब्द दिया था, उनको हरिजन पुकारा था, इसकी उन्होंने मुखालफत की थी कि आप तो और उनको एक अलग नाम देके और अलग किए दे रहे हो। गांधी जी से तो चिढ़े ही बैठे थे, जिंदगी भर की मेहनत उन्होंने खराब कर दी। और एक लॉन्ग रन में आज हम क्या देखते हैं, समाज टूटने से बच गया ना, एक अच्छी चीज हुई। आज भी दलित कम्युनिटी बोल सकती है कि हमारे लिए वो सिस्टम बन गया होता तो हमारे पास एक्स्ट्रा पावर होती। दोनों चीज अपनी जगह है। उसके बाद आखिर में कंक्लूजन लिखो, या लास्ट साइड हेडिंग में जब डालोगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि ज्योग्राफी में पूछ लिया, मान लो कि हीट आइलैंड क्या है, अर्बन हीट आइलैंड क्या है, उसके रीजन क्या होते हैं, और उससे निपटने के मेजर लिखो। अब उसमें कंक्लूजन दे के ज्ञान क्या झाड़ोगे आप कि नहीं होना चाहिए, इस टाइप से लिखो नहीं। और उसने बोला मेजर लिखो, आप मेजर लिख दो कि भाई ये नहीं होना चाहिए, पेड़ों का नहीं कटना चाहिए, जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो कम होना चाहिए, यूएन में जो साइन करा है एग्रीमेंट उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें ज्ञान नहीं दे सकते आप कंक्लूजन का, तो उस सिचुएशन में फिर साइड हेडिंग बना देना चाहिए कंक्लूजन की ही। तो इन्होंने आखिरी में जो बौद्ध धर्म अपना लिया वो भी तो एक सामाजिक चेंज ही था। आखिर में वो सबसे बड़े लीडर थे
दलितों के सबसे बड़े लीडर थे, उनका सबसे बड़ा लीडर आखिरी आखिरी में बोल गया कि भाई कुछ नहीं होने वाला, बौद्ध हो जाओ, अपना धर्म ही चेंज कर लो। फिर कहे कि तुम लास्ट किस वर्ण में और किस जाति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हालांकि। तो ये भी एक सामाजिक चेंज ही था ना, सामाजिक उनका थॉट ही था ना, कि आखिर में उन्होंने अपना लिया। एक और, उन्होंने प्रीस्टहुड और मनुस्मृति का खुल के विरोध किया। प्रीस्टहुड यानी पुरोहितवाद और मनुस्मृति का। उन्होंने बोला कि पुरोहितवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए, और अगर खत्म नहीं किया जा सकता, मनुस्मृति के हिसाब से जो पुरोहित बन जाते हैं और वो धर्म कर्म कांड और सामाजिक न्याय उनके हाथ में सौंप दिया जाता है, ये सब खत्म होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो पुरोहित की एक पोस्ट बना दो आप ऑफिशियल, और उस पुरोहित के लिए पोस्ट के लिए या तो एग्जाम करो या ऑफिशियल उसमें अपॉइंटमेंट करो, नियुक्ति करो, और वो किसी भी कास्ट का होना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का ही वो आदमी हो। ये एक आपको सामाजिक उसमें लिखना चाहिए, ठीक है। किसका विरोध किया? मनुस्मृति का और प्रीस्टहुड का। ये आपके अंबेडकर है। इसमें एक दो पॉइंट और अब हम देखेंगे।